Hello and welcome back to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry teacher, and today we are again here to study परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी पढ़ ली, कैथोड किरण प्रयोग पढ़ लिया, प्रोटॉन डिस्कवरी पढ़ ली, एनोड किरण प्रयोग पढ़ लिया, थॉमसन मॉडल भी डिस्कस कर लिया। आज एक इंपॉर्टेंट मॉडल डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग, स्कैटरिंग, बिखरना, फैलना। तो क्या है ये मॉडल, ये पढ़ रहा है। देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई चलो एटम जो है वो डिवाइड हो पा रहा है, उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल आपको मिल गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि भाई एटम जुड़ के मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, परमाणु संयोग करके अणु बनाते ही क्यों है भाई, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर अलग अलग एटम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आ रही, भौतिक गुण अलग अलग है, रासायनिक गुण अलग अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एटम एब्जॉर्ब कर रहा है, एमिट कर रहा है, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें बतानी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है, बट अरेंजमेंट क्या है ना। तो थॉमसन ने क्या कहा, एक सिंपल सा मॉडल दे दिया। थॉमसन क्या कह रहा है, वाटरमेलन मॉडल। आप ये मान लो पूरा एटम जो है वो प्लस है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है उसके अंदर बिखरा हुआ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो तरबूज के बीज की तरह क्या उसके अंदर एम्बेडेड है ना, फिक्स्ड है। ठीक है, तो मतलब थॉमसन का ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रॉन सर्कल चक्कर नहीं लगा रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम नहीं रहा है, फिक्स्ड है, और प्रोटॉन भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है ना। और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया कि हाँ वो तो न्यूट्रल है, कहीं पे भी सेट कर लो। तो रदरफोर्ड को लगा ठीक है भाई ऐसा है ना, कुछ भी चीज़ है तो पता कर लेते। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर प्लम पुडिंग है, तरबूज है, तो तरबूज काटोगे या प्रेस करोगे तो बीज उछल उछल के बाहर आएंगे। सिमिलरली अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, धसे हुए हैं, एम्बेडेड है, तो मैं क्या करूँ, कुछ स्कैटर कर दूँ, कुछ टकराऊँ, है ना। तो हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल लेके अगर मैं उसको बार बार टकराऊँ तो उछल के बाहर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और उछल के बाहर नहीं आएंगे तब भी मुझे स्क्रीन लगा लेता हूँ, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। तो रदरफोर्ड क्या करना चाह रहा है, रदरफोर्ड नहीं बोलो और उसके स्टूडेंट्स बोल दो, 2 स्टूडेंट्स उसके साथ मिक्स्ड है आपके पास, गीगर और मॉडसेन। ठीक है, तो रदरफोर्ड क्या कह रहा है कि हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल ले लो, तीव्र वेग के अल्फा पार्टिकल। अब ये तो पता है ना अल्फा पार्टिकल क्या है, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है, हीलियम परमाणु का जो नाभिक है, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन अल्फा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन मत लो, डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है अल्फा पार्टिकल जा जाके और टकराने दो, है ना, और टकराएंगे तो पता चल ही जाएगा भाई कि जो है डिफ्लेक्शन आना चाहिए, है ना। हमको पता चल जाएगा कि भाई एटम जो है अगर वो पूरा का पूरा क्या है, होलोस्फेयर है, और उसमें प्लस जो है वो अलग अलग जगह इक्वली यूनिफॉर्मली क्या हो रखा है, स्प्रेड हो रखा है, समान रूप से धन आवेश वितरित है, तो अल्फा भी तो प्लस है, आएगा, प्रतिकर्षित होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो उसको लगा 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास डिफ्लेक्शन, उसने इमेजिन किया था भाई इतना डिफ्लेक्शन तो होगा भाई, सीधा सीधा आ रहा है, प्रतिकर्षित तो होना ही है क्योंकि अल्फा भी प्लस है, आपका तो पूरा परमाणु ही प्लस है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा तो अपने मार्ग से विचलित होगा। ठीक है, तो मान के चला था कि हाँ ठीक है डिफ्लेक्शन आएगा, तो जो थॉमसन बोल रहा है मॉडल वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बोल रहा है तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, है ना, दिमाग कुछ नहीं चल रहा इसके कि भाई एटम में न्यूक्लियस है या नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ऐसा इसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। न इसके फॉलोअर्स जो इसके साथ में इसके स्टूडेंट इस पर रिसर्च कर रहे नहीं, ये तो उसी बात को प्रूव करने पे लगा भाई ठीक है थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है वो ठीक है, उन्होंने बोला है मैं प्रूव कर लेता हूँ, आपके पक्ष में प्रमाण दे देता हूँ, तो दे दो। लेकिन मिला इसको कुछ उल्टा ही। तो देखो 3 चीज़ें पढ़नी है। रदरफोर्ड मॉडल काम क्या किया, ऑब्जर्वेशन देखा क्या, कुछ अनबिलीवेबल मिल गया इसको, है ना, और कंक्लूजन क्या निकाला, फिर ड्रॉबैक। ठीक है, फिर इसने एटम का रेडियस और न्यूक्लियस का रेडियस मिला के आपको दे दिया। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये पढ़ने लायक है, 1 से 2 बार आपको पढ़ना है और नोट्स में डालना है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो रदरफोर्ड मॉडल इस तरह का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, किया गया रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड कहता है कि भाई आपको अल्फा पार्टिकल चाहिए। अब बच्चे अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स होता है दैट इज रेडियम। लोगे कहाँ से अल्फा पार्टिकल, मार्केट में मिल रहा है, अल्फा लियो, बीटा लियो, गामा लियो। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, रेडियो एक्टिव मतलब अस्थायी नाभिक, अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिनके नाभिक से अल्फा या बीटा या गामा पार्टिकल निकलते। एक ही एलिमेंट से तीनों निकले कोई गारंटी नहीं,
है ना। लेकिन अनस्टेबल न्यूक्लियस या हैवी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडियो एक्टिव होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल को निकालता है। ठीक है, अब जब ये मॉडल चल रहा है, इस पर डिस्कवरी चल रही है, साथ साथ में रदरफोर्ड सोडी एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है ना। हेनरी बेकेरेल जो रेडियो एक्टिविटी खोज रहा है और मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पिरे क्यूरी, वो एक्सपेरिमेंट साथ साथ में चल रहा है, वो अलग रिसर्च है ये अलग रिसर्च है ना। और उन्होंने दिखा रेडियम है रेडियम है, पोलोनियम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और ये अल्फा पार्टिकल के सोर्स है। तो रदरफोर्ड तो इधर भी हाथ चला रहा है, इधर पाँव चला रहा है, दोनों चीज़ें मिक्स है ना। तो इसने कहा चलो मैं अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लेता हूँ, उस एक्सपेरिमेंट से रेडियम उठा लेता हूँ। ठीक है अब बच्चों इसने क्या किया, इसने लिया है एक लेड बॉक्स। ठीक है भाई, अब लेड बॉक्स ही क्यों ले रहे हो तो हम कहेंगे भाई अल्फा पार्टिकल जो है उसका सोर्स है हमारे पास रेडियम। ठीक है, बात तो सही है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स हमने रखा है रेडियम, ही बंद है पूरा है ना, बस एक हल्का सा छेद है जहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, लेकिन रेडियम जो है रेडियो एक्टिव है, डेंजरस है ना। लेड बॉक्स में रखोगे ना तो ये इसको हार्म नहीं करेगा ना, इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ओके, तो एज अ सोर्स इसने ले लिया लेड बॉक्स के अंदर, इसने अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया रेडियम। अब यहाँ से निकले हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको क्या करना था, स्ट्राइक करना है ना। तो हम कह रहे हैं कि ये लगा ली इसने स्लिट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल ये लगा ली स्लिट, इधर उधर भटकना नहीं है, सीधा सीधा चलना है। ठीक है, ये स्लिट हो गया। लेड बॉक्स के अंदर इसने रेडियम रख दिया, पोलोनियम भी रख सकता है, उससे भी अल्फा पार्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, और अब दिख रहा है, देखो इसका बॉक्स है, सीधा सीधा है ना, बॉक्स से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है और सामने सीधा इसने रखा है गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप ले लो गोल्ड फॉइल। ठीक है, स्वर्ण पत्रिका गोल्ड फॉइल। ठीक है, कितनी मोटाई रखनी है तो 100 नैनोमीटर रख लो, 100 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, गोल्ड फॉइल जो थिकनेस है वो 100 नैनोमीटर। आपको लगेगा अल्फा क्यों लिया, बीटा ले लेता, गामा ले लेता, एक्सरे ले लेता, तो लेने में तो कुछ भी ले लेता है ना। देखो अल्फा पार्टिकल जो है ना, उनकी पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता, मतलब मैं एक कागज भी रख दूँ ना तो भेद के नहीं जाएगा। बीटा थोड़ा तेज है, कागज रख दो, पतली शीट रख दो, भेज के निकल जाएगा। गामा और एक्सरे तो फिर मोटी कॉन्क्रीट ही रख दो, उसको भी निकल जाएगा है ना। मतलब जैसे एक्सरे करती है ना अपन, एक्सरे का तो क्या होता है, स्किन में से निकल जाता है ना। तो गामा और क्या बोलते हैं एक्सरे, वो थोड़ी और मोटी शीट में से निकल जाता है। और हाई स्पीड न्यूट्रॉन वो तो फिर कॉन्क्रीट की दीवार में से भी निकल जाएगा, इतना ज़्यादा फर्क है। तो हम कहेंगे ठीक है, अल्फा का पेनिट्रेशन पावर कम है। अब इसको लेना है बिल्कुल ऐसा मेटल जिसकी बिल्कुल पतली सी क्या कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं। भाई लेने में आपको लगेगा गोल्ड क्यों लिया मैडम, कॉपर ले लेता, एल्यूमिनियम ले लेता, तो लिया भी होगा, काम किया भी होगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, इसलिए वो आपको कह रहा है भाई गोल्ड फॉइल ले लो, तुम सारा एक्सपेरिमेंट क्यों करो, है ना। आपको जिस पे रिजल्ट मिलता है उसी को स्टडी। ठीक है, तो गोल्ड का मेलिएबिलिटी जो मैं बोलूँ है ना, आपको पता है कि सोने का तो पानी चढ़ा देते हैं मेटल ज्वेलरी के ऊपर है ना, तो पूरी आराम से पतली परत बन जाती है। तो गोल्ड की मेलिएबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं बिल्कुल थिन लेयर, जैसे मिठाइयों पे लगता है चांदी का अर्क है ना, तो कितनी पतली सी परत होती है, तो इतनी ही पतली परत हम गोल्ड की बना सकते हैं। और इतनी चाहिए क्योंकि अल्फा तो कागज में भी सोच रहा है कि मैं इसको पेनिट्रेट करूँ कि नहीं करूँ, मुश्किल है उसको पेनिट्रेट करना, तो मुझे और पतला चाहिए। तो 100 नैनोमीटर थिकनेस का मैंने ले लिया ये गोल्ड फॉइल। अब अगर मुझे रिजल्ट देखना है, ठीक है भाई, क्योंकि इसको पता था कि मैं ये लिख रहे थे गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब इसको पता था कि भाई अल्फा जाएगा टकराएगा, तो ऑब्वियसली एटम तो आपको पूरा प्लस है ना, क्योंकि अभी तक तो ये मान के चल रहा था कि एटम जो है वो पूरा का पूरा क्या है, धन आवेशित ठोस गोला है, प्लस है, पॉजिटिव होलोस्फेयर है ना, तो प्लस है। और अल्फा भी तुम कह रहे हो कि हीलियम का नाभिक है, द्विधन आवेशित हीलियम है, अल्फा भी प्लस है, एटम भी प्लस है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण तो होना ही, और प्रतिकर्षित हो गए सीधी तो निकलेगी नहीं, टिल्ट होगी। तो ये मान के चल रहा था थोड़ा टिल्ट होगा, मुझे नहीं देख, तो भाई अभी इसे टकराएगा है ना और टिल्ट होगा, तो रिजल्ट्स इसने क्या किया, रोटेटिंग स्क्रीन लगा दिया ऐसा है ना, घूमता हुआ स्क्रीन लगा दिया, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना। ये देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ये ZNS का इसने स्क्रीन लगा दिया। ओके ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझाओ। तो रेडियम
सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण का स्रोत जो है वो रेडियम है। लेड बॉक्स के अंदर इसलिए रखा है कि भाई आप ये डैमेज कर देगा, है ना, तो लेड बॉक्स कोई अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए उसके अंदर रख दिया। अब स्लिट लगा दी सीधे सीधे पार्टिकल चलाने के लिए, स्वर्ण पत्रिका जिस पे आपको टकराना है ना, और सबसे पतली शीट इसकी बन सकती है, इसलिए हमने गोल्ड फॉइल लिया, रिजल्ट्स भी इसको अच्छे मिले, और ये रोटेटिंग स्क्रीन लिया। एक्सपेरिमेंट क्लियर। अब देखो मिला क्या, ऑब्जर्व क्या किया और ये सोच क्या रहा था, क्योंकि ये तो दिमाग में रख के चल रहा था थॉमसन मॉडल कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर करके देख लेते हैं कि भाई इसको मिला क्या और इसने सोचा क्या, है ना। देखो रदरफोर्ड मॉडल एक बार देख लें। तो रदरफोर्ड और उसके 2 स्टूडेंट्स थे, गीगर और मॉर्सडेन, है ना, इन्होंने बहुत पतली सोने की पन्नी, स्वर्ण पत्रिका 100 नैनोमीटर थिकनेस है, ठीक है, उस पर रेडियो एक्टिव सोर्स से प्राप्त हाई स्पीड वाले अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, ठीक है। अब इस पतली सी पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार प्रतिदीप्तिशील ZNS स्क्रीन जो है वो इसके पीछे इसको घेराव करते हुए रखा गया, रोटेट करता हुआ रखा गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस ऑब्जर्वेशन। सोचा क्या था, मिला क्या। तो देखो दिमाग में तो चल रहा था इसके क्या, थॉमसन मॉडल दिख रहा है ना कि भाई ये पूरा का पूरा एटम जो है ना ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी पूरा का पूरा एटम जो है वो प्लस होना चाहिए, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। हम कहेंगे ज़्यादातर तो है ना अल्फा पार्टिकल इसके सीधे सीधे निकल जाने चाहिए, है ना, और हल्का सा टिल्ट हो जाएगा भाई, डायरेक्ट अगर जो प्लस के पास से आया तो वो हल्का सा हम मान सकते हैं टिल्ट हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। तो उसको लगा 2-3 डिग्री तो हाईएस्ट है, इतना विचलन तो दिखेगा, लेकिन दिख क्या रहा है, तो देखो काफ़ी सारा डेविएशन दिख रहा है। और डेविएशन देखते देखते देखो इमेज तो इसकी ये दिख रहा है, ऐसा आइटम होता है ना थॉमसन का मॉडल, प्रपोज मॉडल जो ये थॉमसन का वास्तव में परमाणु प्रतिरूप ऐसा होता ना, तो इसको सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे ही दिखते, हल्का सा विचलन दिखता, लेकिन इसको विचलन काफ़ी दिख रहा है आपको, है ना, सीधे गए जो अलग, डेविएट हुए वो अलग। और 20,000 में से एक पार्टिकल तो बिल्कुल ऐसा था जो वापस 180 डिग्री पे लौट के वापस आ गया। तो अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा और रदरफोर्ड का, तो उसने कहा था ये मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना है, अनबिलीवेबल बात है ना, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई तोप का गोला छोड़ा है और सामने कोई टिश्यू पेपर पड़ा है, पतला सा पन्ना पड़ा है, उससे टकरा के और वापस मेरे पे ही आ गया। इतना ज़्यादा उसको अनबिलीवेबल लगा, क्योंकि इतना तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसा कैसे हुआ, है ना। ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। पहले अगर मैं लिखूं फिर उसको आगे डिस्कस करें कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो देखो अल्फा पार्टिकल जो थे, आपके अल्फा पार्टिकल क्या है, तो आप कह रहे हो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो है ना सीधे सीधे निकल गए, सीधे, ज़्यादातर क्या है 99.9% तो है ना उनमें कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, सीधे सीधे निकल गए। तो एज एक्सपेक्टेड यही तो सोच रहा था वो कि हाँ ऐसा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। कुछ जो थे वो अपने पाथ से टिल्ट हुए, तो ये भी एक्सपेक्टेड था कि हाँ टिल्ट भी ज़्यादा हुए, इसको टिल्ट भी इतना नहीं था, है ना, तो ये क्या है कुछ टिल्ट हुए, तो चलो मान लेता हूँ ये तो होने ही थे, तो कुछ टिल्ट हो गए, है ना, विक्षेपित हो गए, प्रकीर्णित हो गए, है ना, विचलित हो गए, बाकी तो सीधे निकल गए। लेकिन मतलब 20,000 में से आपका एक पार्टिकल जा रहा है और वो वापस आ रहा है ना, 1 आउट ऑफ 20,000, ठीक है भाई, 99.9%, तो ये आपके क्या है सीधे सीधे निकल गए। बहुत कम ऐसे थे जो क्या हुए, भटके अपने मार्ग से, है ना, विचलित हुए। और ये जो रिजल्ट दिख रहा है ना आपको, ये तो 20,000 में से एक है, 20,000 में से एक पार्टिकल जो है बच्चे वो वापस आ गया भाई, ऐसा क्या हुआ। तो हम कहेंगे देखो अल्फा प्लस है, अल्फा क्या है पॉजिटिव है ना, तो हम कहेंगे अल्फा की नेचर प्लस है। अब प्लस कहीं से धोखा खाएगा तभी तो वापस आएगा भाई, है ना, ये प्लस जो है वो रिपेल हो गई तो वापस आएगा, धोखा खाएगा मतलब प्रतिकर्षित हो गई तो वापस आएगा, है ना। अगर वो सेंटर में माइनस होता तो पकड़ लेता इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो हल्के फुल्के हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता है प्रोटॉन का भी 2000वां भाग है, तो आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन भी तो बीच में आए, माइनस से पकड़ लेते हैं, अल्फा प्लस है, तो नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। कोई बहुत ही भारी चीज़ हो उसके सामने हल्की फुल्की चीज़ चल रही है, लाइक मान लो कि तुम एरोप्लेन जा रहा है ना, अब एरोप्लेन के सामने कोई छोटा सा पक्षी आ गया, तो क्या ही एरोप्लेन के क्या ही फ़र्क पड़ना है, ठीक है। वैसे तो
सोचने में जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन मान लो कोई छोटा कोई जीव उड़ता उड़ता आ गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। सिमिलरली अल्फा जो है तो काफ़ी भारी है। आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन का भार एक प्रोटॉन का 2000वां भाग है, जबकि अल्फा जो कॉम्बिनेशन है वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 मास है उसका, 4 यूनिफाइड। और आपके इलेक्ट्रॉन का मास अगर यूनिफाइड में बताऊँ ना तो 0.0005, बहुत ही कम है ना। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्फा के मार्ग में वैसे उसको परेशान करने वाले थे नहीं, और ये उसको पता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 20,000 में से एक भी रिटर्न होके आया, तो अल्फा तो बहुत भारी है और हाई स्पीड अल्फा है और वापस आ गया। इसका मतलब कि सामने उससे भी भारी भरकम कोई चीज़ दिखी है उसको। ठीक है, अब देखो गोल्ड न्यूक्लियस लोगे ना तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, प्रोटॉन 79 है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला लो तो 200 के आसपास रहेंगे, ज़्यादा ही रहेंगे। तो काफ़ी भारी नाभिक है उसका, और वहाँ से वो वापस आए टकरा के, है ना। टकरा के मतलब टच नहीं होता है, यूँ नहीं कि आप देखा नाभिक से पास गया टकरा के वापस आया। टकराएगा कैसे? आपका अल्फा भी प्लस है, नाभिक भी प्लस है, तो प्लस प्लस में चिपका कैसे उससे? रिपेल होके आएगा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, इतना ज़्यादा प्रतिकर्षित हुआ कि उसकी रेंज से बाहर आ गया। आई बात समझ में? तो तुम क्या बोलोगे? ऐसा नहीं होता, बच्चे सोचते हैं हाँ ये गया नाभिक से टकराया और वापस आ गया। टकराएगा कैसे? प्लस प्लस है, पॉसिबल नहीं है ना। जो इसकी रेंज थी, जहाँ तक इसकी सीमा है, ये सीमा से ही क्या हो गया? बाहर आ गया। यहाँ तक इसका फील्ड है ना अट्रैक्शन, तो वहीं से इसको रिपेल करके धक्का देके बाहर भेज दिया, ये मान लो। ठीक है, मतलब घर के बाहर जो था कुत्ता छोड़ देते ना अपन, तो आपको बिल्कुल मालिक तक पहुंच के और उससे बात करके, और वो जरूरत नहीं है जहाँ हमने डॉगी छोड़ रखा है ना, बस वो डॉगी वाली रेंज है, वहाँ से आपको बाहर निकलना है, बस वो चीज़ है। तो नाभिक का जो अट्रैक्शन है, जो उसका ऑरा है कि मैं यहाँ तक इसका पॉजिटिव फील्ड है, तो बस उस पॉजिटिव फील्ड के बाहर से वो क्या हो गया? निकल गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तभी तो उसने नाभिक की खोज करी है ना, और रेडियस आपको निकाल के दी, कितनी रेडियस होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो अल्फा भी प्लस है और ये टकरा के आया है, और ये माना भी अनबिलीवेबल है कि कुछ ना कुछ तो है, वो जरूर सेंटर में है ना। जो भारी भरकम चीज़ है वो कहाँ है? वो सेंटर में है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन भी क्लियर हो गई कि क्या हुआ था, क्या इसको देखने को मिला, क्या इसके लिए अनबिलीवेबल था। अब देखो ऑब्जर्वेशन आपको क्या बतानी है कि मैक्सिमम 99% लगभग, या इससे भी ज़्यादा, बिना विचलित हुए, विक्षेपित हुए, सीधे सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स केंद्र से अत्यधिक नज़दीकी से गुजरे, है ना। देखो केंद्र के पास से निकले, है ना, पास से निकले, वो जाके टकराए नहीं हो, बिल्कुल उसकी रेंज में नहीं आए हो, है ना। रेंज से इधर और इधर, रेंज से थोड़ा सा बाहर थे तब भी डिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही कम जो है उसी पथ में, तो आपको पता है कम कितना? 1 आउट ऑफ 20,000 180 डिग्री पे रिटर्न बैक हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या निकाले? तो भाई कंक्लूजन क्या? जब आप कह रहे हो सीधे 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 निकल गए, मतलब सब कुछ खाली है ना। अगर मैंने बॉल फेंकी और सीधी चली गई तो हवा ही है ना। ठीक है, लेकिन बॉल में बस बाउंस बैक होकर वापस आ रही है, तो या तो सामने वाले ने बैट मारा है या कोई दीवार, तब तो वापस आ रही। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए, यानी परमाणु का अधिकतम भाग जो है वो रिक्त है। ठीक है, अब सेंटर जो है वो पॉजिटिव है, और वो नाम दे दिया इसने अल्फा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है उस सेंटर से वापस रिटर्न बैक होके आया है। तो इसने कहा एटम का जो पूरा का पूरा मास है ना, परमाणु का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र में सकेंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है, और पूरा मास। तो हम यही तो कह रहे थे, परमाणु का भार जो है वो अकेले प्रोटॉन के बस की बात नहीं, परमाणु का भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बस की बात है। तो इसने बता दिया भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके सेंटर में रहते हैं, उस सेंटर को हमने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियस, नाभिक नाम दिया है। ठीक है, तो परमाणु का केंद्र धनावेशित है, उसको हमने नाभिक बोला है। धन आवेशित अल्फा कणों को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, जिससे अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, अब नाभिक जो है इसका रेडियस है बच्चे 10⁻13 सेंटीमीटर, या नाभिक की त्रिज्या मान लो 10⁻15 सेंटीमीटर, और पूरे परमाणु का त्रिज्या जो बोले, रेडियस जो बोले, दैट इज 10⁻10 मीटर। ठीक है, या 10 वो 10⁻15 है ना, तो 10⁻10 1 लाख का फर्क है। आई बात समझ में? मतलब क्रिकेट का पूरा ग्राउंड ले लो, और उस ग्राउंड में मान लो एक बीच में छोटी सी बॉल रखी, तो बॉल का 1 लाख गुना ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो पूरा ग्राउंड हो गया। तो परमाणु का आकार नाभिक के आकार का 1 लाख गुना, है ना, 1 लाख का फर्क है दोनों के अंदर, 1 लाख गुना बड़ा परमाणु है किससे? नाभिक से। और उस छोटे से नाभिक के अंदर जो है वो काफ़ी सारा मास, इवन सारा मास जो है वो वहीं पे ही है। इसलिए आपका अब भाई
1,00,000 बार मतलब है ना आपका नाभिक इतना सा है और उसे 1,00,000 गुना बड़ा जो है वो आपका एटम है। तो आप जितनी बार भी बॉल फेंकोगे वो क्या है, खाली 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 खाली। हाँ, अब 20,000 ट्राई मारोगे तो शायद वो सेंटर से टकरा के वापस आपके पास आए, क्योंकि मैक्स तो पूरा तो खाली है ना, 1,00,000 भाग तो खाली है ना। एक जगह ऐसी है जहाँ उसका पूरा का पूरा मास क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्लियर और कंक्लूजन भी क्लियर। सारे खाली निकल रहे, सीधे निकल रहे, मतलब पूरा पार्ट खाली है। फिर एक वापस आ रहा है, मतलब भारी भरकम चीज़ क्या है, बीच में है, उसको हम न्यूक्लियस नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ, जिन्हें कक्षा कहते हैं, में तेजी से घूमते हैं, है ना। इसको प्लेनेटरी मॉडल बोलते हैं, सौर मंडल। अब ऐसा क्यों बोला इसने, इसको ये तो समझ में आ गया कि भाई एटम जो है सेंटर में उसका पूरा मास है और उसको हम न्यूक्लियस या नाभिक कह रहे हैं। लेकिन इसको कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इसको कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो भी मैं समझाऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो देखो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जिसे हमने शेल बोल दिया, ऑर्बिट बोल दिया, ये आगे बोर्स मॉडल में और आएगा। और इसको हम सौर मंडल, प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं। भाई प्लैनेट्स में क्या होते हैं, तो हम कहेंगे देखो सन जो है, सूर्य जो है वो नाभिक है, और धरती जो है वो उसके चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है ना, बराबर चक्कर लगा रही। तो वो रोटेशन भी हो रहा है और रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। अर्थ क्या कर रही है, अपनी जगह पे गोल गोल घूम भी तो रही है, रोटेट भी तो हो रही है, और गोल गोल घूमते वो क्या कर रही है, इसके चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, रोटेट भी होता है और रिवॉल्यूशन भी करता है। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बताना है कि भाई रदरफोर्ड ने इसको प्लेनेटरी मॉडल बोला, सौर मंडल बोला, कि भाई नाभिक को तो सूर्य जो है वो नाभिक है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ग्रह है या पृथ्वी मान लो, जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या है, तो भाई इलेक्ट्रॉन माइनस है, नाभिक प्लस है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन तो रहे। ठीक है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। ठीक है, मान लेते हैं। ओके, अब रदरफोर्ड ने अपने कैलकुलेशन से क्या बताया, तो ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी। भाई रदरफोर्ड का मानना है कि कैलकुलेटेड है इसका कि नाभिक की जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, और परमाणु की जो त्रिज्या है वो इससे 1,00,000 गुना बड़ी है, यानी 10 टू द पावर -10 मीटर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम वाला क्वेश्चन करोगे ना कि एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली, तो ध्यान रखना वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो तुम 1,00,000 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, r क्यूब है, तो वॉल्यूम जब वो क्यूब में बढ़ेगा 10 की पावर 5 और उसका क्यूब करना पड़ेगा। नई बात समझ में, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब भाई अलग अलग एटम है ना, तो सबकी त्रिज्या इतनी होगी क्या, तो हमने ऐसा थोड़ा ना, अलग अलग एटम है, साइज अलग अलग होगा, तो त्रिज्या अलग अलग होगी। तो रदरफोर्ड क्या कह रहा है कि भाई नाभिक की त्रिज्या जो है उसका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, है ना भाई, नाभिक की त्रिज्या जो है उसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। r क्या है, तो नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। a क्या है, तो बच्चे a है मास नंबर, मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो भाई एटम का पूरा मास जो है वो हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही तो माप रहे, इलेक्ट्रॉन को तो हमने हटा दिया हमारी उससे कैलकुलेशन से। तो हम कहेंगे ठीक है, जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे, तो इतने लोगों को बिठाओगे तो जगह भी तो ज़्यादा चाहिएगी ना, तो जगह जो है वो बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी, लोग बढ़ेंगे तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 और r इक्वल्स टू r0 a टू द पावर 1/3। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स r0 क्या है, तो हम कह रहे हैं भाई r0 एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि भाई इतनी त्रिज्या तो होगी और इसका इतना गुना यही तो बताना है। तो r0 जो है वो बेसिक कांस्टेंट वैल्यू है रेडियस की, एंड दैट इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। तो याद रह जाएगा, देखो r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 आ गया, तो r0 की वैल्यू भी 1.3 और वापस 10 की पावर क्या -13। ठीक है, तो -13 सेंटीमीटर और -15 मीटर, क्या ही फर्क पड़ेगा। क्लियर, तो ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा इस पे, इस फॉर्मूले पे आपको ध्यान रखना है। r और a, नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में रिलेशन क्या है, r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3।
क्लियर? रदरफोर्ड का मॉडल क्लियर है, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल कहाँ से लाया, क्यों लाया, क्या उसका साइड में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ऑब्जर्व क्या क्या किया और कंक्लूड क्या क्या किया उसने, ठीक है, निष्कर्ष क्या क्या निकाले। अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते, एक एलिमेंट की द्रव्यमान संख्या 64 है, ठीक है भाई, एक तत्व है पता नहीं कौन सा है लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या 64 है, मान लो मैं उसका A1 मान लेती हूँ, A1 64 है, और दूसरे एलिमेंट की द्रव्यमान संख्या 125 है, तो मैं इसको A2 मान लेती हूँ और ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 125। अब ये कह रहा है A1 A2 दे दिया, तो आप ऐसा करो R1 और R2 का रेडियस का रेशियो दे दो, ठीक है। तो भाई दो अलग अलग एलिमेंट है, आपके पास क्या है, मास नंबर तो है ही, तो बच्चे R1/R2, तो हमने तो पढ़ा था ना R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 है ना, तो R1 लिखा तो A1 लिख दो और R2 लिखा तो A2 लिख दो और पावर तो क्यूब रूट 1/3। नाउ A1 कितना है, तो A1 64 है और A2 कितना है, तो भाई वो 125 है, और क्यूब रूट ले लो तो कितना आएगा, तो 64 का क्यूब रूट 4 आएगा, 4 × 4 16, 16 × 4 64, और 125 का कितना है, 5 आएगा, 5 × 5 25, × 5 125। तो हम कहेंगे जो रेशियो आएगा वो आएगा दैट इज 4:5। सरल सा सवाल है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करोगे। अब चाहे IIT में, चाहे मेडिकल में, चाहे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी तो सॉल्व तो नहीं होगा ना। तो इन चीज़ों को छोड़ के नहीं जाना है। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, तो 9 से पढ़ रहा हूँ, तो 9 से पढ़ रहा हो तो कर लो, तो नहीं बनेगा ना, पढ़ना पड़ता है ना। तो ध्यान रखेंगे, एक्चुअली क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, बारीकियाँ जो है, जो ईजी लगता है वही फंसाता है, जो टफ लगता है ना वो हर बच्चा तैयार करता है, फिर तो भारी है भारी है भारी, ये तो सबको ही पढ़ना है। तो जो सबको ही पढ़ना है और जो सभी पढ़ के जा रहे हैं तो नंबर तो उसमें सबके आने, लेकिन जो ईजी है वहाँ फंसते हो, क्योंकि तो ईजी है ना, बस छोड़ दिया, और छोड़ दिया तभी तो रैंक पीछे हुई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो सिंपल सा टॉपिक था, हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल जो हमारे बिखर गए थे ना, वो बिखरे, उनका जो स्कैटरिंग है वो किस पे डिपेंड करता है। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, अल्फा कण प्रकीर्णन में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या मान लो n है और मान लो थीटा डिग्री से वो बिखर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया चलो थीटा डिग्री से बिखर रहे हैं, तो n थीटा किस किस पे डिपेंड करेगा। तो बच्चे n थीटा जो है वो डिपेंड करेगा आपने कौन सा टारगेट न्यूक्लियस लिया, क्या आपने गोल्ड लिया है, सिल्वर लिया है, प्लैटिनम लिया है, सब पे सेम रिजल्ट आएगा क्या। तो टारगेट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर क्या है, एज वेल एज अल्फा कण ही क्यों ले रखो, बीटा भी लिख के देख लेते, प्रोटॉन लेके देख लेते, न्यूट्रॉन लेके देख लेते, तो उनका चार्ज, तो n थीटा स्कैटर्ड पार्टिकल डिपेंड करेंगे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो n थीटा इन बातों पर डिपेंड करता है, सेकंड किस पे डिपेंड करेगा, n थीटा। तो भाई जो थीटा है ये आपका 180 डिग्री पे, आप बोलो क्या आया, तो हम कहेंगे 180 डिग्री पे थीटा आया मिनिमम। तो ये कह रहा है रिजल्ट है ना, इसकी कैलकुलेशन है, उसका रिजल्ट है, हालांकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मैंने खास खास चीज़ें निकाली भी है, इस पर डिपेंड कर रहा है, इसके इन्वर्स आ रहा है। तो साइन θ/2⁴। अब देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू 120 रखूँ, सॉरी 180 रखूँ, है ना, तो θ/2 कितना हो गया, तो मैं कहूँगी θ/2 मेरे पास 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, साइन 90 डिग्री अधिकतम मान एक होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 की 1 हो गई, तो अधिकतम मान रखूंगी, और यहाँ थीटा डिग्री 180 पे विक्षेपित कणों की संख्या क्या है, न्यूनतम, है ना। 180 डिग्री पे तो मिनिमम ही आया, 20,000 पार्टिकल फेंके तब जाके एक आया। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूं 180, तो साइन 90 का मान अधिकतम आएगा, और अधिकतम मान के वो क्या चला जाएगा, विपरीत इन्वर्स है, तो मिनिमम, तो इन पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट तो मैं कहूँगी थिकनेस, है ना, यहाँ लिख देती हूँ भाई, थिकनेस ऑफ द मेटल शीट। आपने 100 नैनोमीटर लिया, आपको ये 200 नैनोमीटर ले लो, तो लेना रेंज वही रखनी है, जो चीज़ मिलीमीटर में चाहिए तो मिलीमीटर में चाहिए ना, है ना। लेकिन अब वो 1 मिलीमीटर है कि 2 मिलीमीटर है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो धातु पत्रिका जो भी आपने गोल्ड फॉइल ली है उसकी थिकनेस, ठीक है, तो धातु पत्रिका की मोटाई थिकनेस के डायरेक्टली। और आप जितनी ना देखो स्पीडली अगर अल्फा पार्टिकल फेंकोगे तो क्या होगा, जितनी बॉल को जितनी तेजी से फेंकोगे टिल्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं।
थोड़ी अगर स्पीड नॉर्मल रहेगी ना तो शॉट पड़ने का भी चांस रहता है। फास्ट बॉलर क्या करते हैं, एकदम तेज बॉल फेंक देता है तो दिखी ही नहीं, ऊपर ही निकल गई, बाउंस निकल गई, ये निकल गई, तो शॉट कैसे पड़ेगा। सिमिलरली हाई स्पीड या काइनेटिक एनर्जी आप ज़्यादा रखते हो, स्पीड बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, तो फिर बिखराव जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, है ना। मुझे प्रकीर्णित कण चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मैंने अल्फा बेगा सीधा निकल गया, तो सीधा सीधा निकल गया तो फिर रिजल्ट कहाँ मिला, जो विचलित हो रहा है वो मुझे चाहिए कि भाई डिफ्लेक्ट हुआ, है ना। आपने बॉल फेंकी बॉल फेंकी बॉल फेंकी तो क्या मतलब, शॉट पड़ा तो हम कहेंगे ना हाँ इस बॉल में ऐसा क्या था कि इसने शॉट मार दिया, वही तो स्टडी है, शॉट मारा ही नहीं तो ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 20,000 कण फेंके उससे मतलब नहीं, 20,000 में से 25-50 में ही रिजल्ट मिला तो वो तो स्टडी करना है। तो प्रकीर्णित यानी स्कैटर्ड पार्टिकल, तो आप थोड़ा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम रखोगे, है ना, तो आपको थीटा अलग अलग एंगल से क्या बोलते हैं प्रकीर्णित कणों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इन पे फिर क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। अब इस पर भी शायद बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, देखते देखो। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में 60 डिग्री से डेविएट पार्टिकल कितने हैं, 224, और 90 डिग्री से डिफ्लेक्टेड कितने हैं वो आपको बताना, ठीक है। तो देखो n 60 डिग्री है ना, थीटा कितना रखा मैंने 60 डिग्री, या मैं ऐसे कर देती हूँ थीटा 1 कितना है तो तुम कह रहे हो 60 डिग्री, और डिफ्लेक्टेड पार्टिकल कितने हैं तो आप कह रहे हैं 224, ठीक है। अब थीटा 2 कितना रखना है तो भाई थीटा 2 आपको रखना है 90 डिग्री, और डिफ्लेक्टेड पार्टिकल कितने हैं तो वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारा रिजल्ट अभी क्या था, n प्रोपोर्शनल टू साइन रेस टू 4 थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 रेस टू 4, तो हम कहेंगे ओके, तो n1 बाय n2 इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे साइन थीटा 2 ले लेते, इनवर्स था ना, थीटा 2 बाय 2 पावर 4 अपॉन साइन थीटा 1 बाय 2 रेस टू 4, ठीक है। तो बच्चे थीटा 1 तो आपका 60 डिग्री है तो वहाँ मुझे 30 करना पड़ेगा, और थीटा 2 90 है तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा 45, तो साइन 45 डिग्री अपॉन, तो हम कहेंगे साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है, आई थिंक 1/2 है ना, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो अब आप सॉल्व कर लो, n1 कितना है तो हम कहेंगे n1 का वैल्यू जो है दैट इज 224 डिवाइडेड बाय n2, क्लियर। अब साइन 45 डिग्री पावर 4 और साइन 30 डिग्री पावर 4, ओके। तो हम कहेंगे 1/√2 पावर 4 डिवाइडेड बाय, तो 1/2 पावर 4, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स 1/√2 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो गया, और फिर वापस भी वही हुआ, तो दिस इज 1/2 इंटू 1/2, और 1/2 तो ऊपर ले लेते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और ये आपके पास है ही सही, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो ये तो आपका चला गया, ठीक है। सो ऊपर आ गया 4 और 224 है ना, तो n2 आ जाएगा 224 डिवाइडेड बाय 4, तो 224 डिवाइडेड बाय 4 50 और 24, हाँ 56, ठीक है। 224 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 56 है ना, 50 का 4 टाइम्स हो गया कितना 200, और 6 का 4 टाइम्स कितना हो गया 24, तो 224, ठीक है। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री से डिफ्लेक्टेड पार्टिकल होंगे 56, सिंपल है। रदरफोर्ड मॉडल समझ में आ गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गई। एक और टॉपिक बनता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना वो जेई का टॉपिक है, वो बाद में कभी पढ़ाऊंगी तुम्हें, ठीक है। अब देखो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स क्या थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल की अगर ड्रॉबैक्स देखें तो रदरफोर्ड क्या कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सोलर पैनल वाला सिस्टम मान लो, सोलर सिस्टम मान लो, है ना, प्लेनेटरी मॉडल मान लो, सौर मंडल मान लो कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा, जबकि आपको सिर्फ इतना पता चला है कि भाई नाभिक जो है उसमें प्रोटॉन है, उसमें न्यूट्रॉन है, और हमारा अल्फा पार्टिकल जो है वहाँ से रिवर्स बाउंस बैक हो रहा है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है।
तो रदरफोर्ड का ऐसा मानना है कि देखो आपका इलेक्ट्रॉन है तो ले दे के नेगेटिव और नाभिक जो है वो पॉजिटिव। अगर ये स्टेशनरी होता, ये रुका हुआ होता, तो ये खींच के अंदर ही आ जाएगा ना, खींच लेगा ना इसको, है ना भाई। अगर मान लो अर्थ जो है, सूरज है, सन अपनी जगह पे, अर्थ अपनी जगह पे, अर्थ रुकी हुई, दिन रात हो ही नहीं रही, वो है ना रोटेट नहीं कर रही है ना, तो क्या होगा, या रोटेट कर रही है, रिवॉल्यूट नहीं कर रही, उसके चारों तरफ नहीं घूम रही, रोटेशन का तो चलो अलग है, रिवॉल्यूट नहीं करी, घूम नहीं रही है, तो सन क्या करेगा, सन का ग्रेविटेशन अर्थ को अपने अंदर खींच लेगा, है ना। तो धरती सूरज से अलग हुई थी, वापस उड़ने जाके गिरेगी, तो हम कहेंगे नहीं वो क्या कर रही है, उसके चारों तरफ रिवॉल्यूट कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, नहीं तो गिर जाएगी उसके अंदर जाके। सिमिलरली ये जो है अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो भाई ये क्या होगा, ये रुका हुआ है तो खींच लेगा और खत्म, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म। इसलिए चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाता है, ठीक है चक्कर लगा रहा है, क्या ही दिक्कत है। और ये है ना इन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लस और माइनस में अगर वो चक्कर लगा रहा है तो कूलम फोर्स काम करता है, ठीक है। हम कहेंगे ओके, लेकिन अब ये जो सिस्टम आ रहा है, जब ये थियरी चल रही है, उस टाइम थियरी चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआर थियरी, मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट। मैक्सवेल क्या कर रहा है कि अगर कोई त्वरित कण है, त्वरित आवेशित कण, चार्ज्ड एक्सिलरेटेड पार्टिकल, तो बच्चों को लगता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो एक्सिलरेटेड का स्पीड तो सेम है ना, एक्सिलरेटेड का, तो ऐसा नहीं है ना। इसका टेंजेंट जो है ना बार बार चेंज होगा, यहाँ है तो चेंज होगा, यहाँ है तो चेंज होगा, यहाँ है तो इसका टेंजेंट क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज होगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, और वेग में परिवर्तन को तो त्वरण बोलते। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज्ड तो है ना। मैक्सवेल क्या कह रहा था कि अगर कोई कण जो है आवेशित है, आवेशित कण है, आवेश है, तो हम कहेंगे हाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, त्वरित है, त्वरित मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह रहे हैं हाँ इलेक्ट्रॉन जो है अगर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा तो एक्सेलरेटेड तो होगा, ठीक है। और तो और हम क्या कह रहे हैं, आवेशित हो गया, त्वरित हो गया, और कण है तो बिल्कुल है। अब अगर ये तीन चीजें बच्चे अप्लाई हो रही है ना, और जब वो चक्कर लगाएगा तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। अगर आप ट्रेडमिल पे दौड़ोगे तो पसीना तो आएगा, एनर्जी लॉस तो होगा। अगर आप भागते जाओगे तो ऐसा तो एनर्जी गेन करोगे। तो हमने यहाँ लगातार अगर ये गति करेगा तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। तो अब तुम बताओ कि अगर एनर्जी लॉस हो रहा है, ये चार्ज्ड पार्टिकल है ना, और इसमें तीनों बातें हैं, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो भाई इसका एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा तो ये एक ऑर्बिट अंदर आ जाएगा भाई थक के, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि तो गिर ही जाएगा। तो अब ये गिर जाएगा तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म, है ना। इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम का एग्जिस्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो रदरफोर्ड ये कॉन्सेप्ट तो नहीं दे पाया। अब देखो ये कॉन्सेप्ट वैसे भी सही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि अगर ये ऐसा ही होता ना, लगातार ऊर्जा का ह्रास करता, तो ऊर्जा का ह्रास करता तो स्पेक्ट्रम, आगे हम पढ़ेंगे, है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जो आता ना वो सतत आता, जैसे ईसीजी आती है ना लगातार कंटिन्यू, तो सतत स्पेक्ट्रम आता। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर्स मॉडल से दिया है ना, तो स्पेक्ट्रम जो है ना वो लाइंस आता है। तो पढ़े लाइमन श्रेणी, बाउमर श्रेणी, या पढ़ लोगे आगे, ऐसे लाइंस आती है, लाइंस, सतत नहीं आता है। तो फिर ये सही है तो सतत स्पेक्ट्रम आता, तो एटम का स्पेक्ट्रम भी लाइन आ रहा था, रेखीय। तो वो इन सवालों के जवाब दे ही नहीं पाया, यार ये क्या है, ये सब तो समझ में नहीं आ रहा। तो वहीं पे उसने अपनी रिसर्च रोक दी, बस इतना ही बता रहा हूँ, आगे और सोच लेना, सोच लेंगे, रिसर्च है चलती रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके गिर जाएगा, है ना, या क्या बोलूँ, मैक्सवेल के अनुसार बोलूँ, ठीक है, मैक्सवेल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेशित कण, ठीक है, आवेशित त्वरित कण, चार्ज्ड एक्सिलरेटेड पार्टिकल, ठीक है, आवेशित त्वरित कण लगातार या वृत्ताकार पथ में गति करता है, वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो एनर्जी लॉस करेगा,
ठीक है, वृत्ताकार पथ में गति करता है तो ऊर्जा का ह्रास होगा, एनर्जी लॉस होगी, ऊर्जा का ह्रास होगा, है ना। तो वही इलेक्ट्रॉन भी सेम। अतः जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो ऊर्जा ह्रास के कारण यह नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी कि ये जाके दम मना कर दे, अभी अब तो मतलब ही नहीं है, तो नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, तो भाई रदरफोर्ड इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया, रदरफोर्ड यह नहीं समझा सका। ठीक है, एक चीज़ तो उसने मना कर दी, ये तो मेरे बस का नहीं है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, तो बच्चे सेकंड मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम जो है ना वो आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन स्पेक्ट्रम कैसा आ रहा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसा आता है, तो हम कहेंगे लाइन, है ना। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये कंटिन्यूसली मूव भी कर रहा है, तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, है ना। परमाणु स्पेक्ट्रम सतत, कंटिन्यूस सतत होना चाहिए, परंतु कैसा होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो हम कहेंगे परंतु परमाणु स्पेक्ट्रम रेखीय होता है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लीनियर, परमाणु स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। अब रदरफोर्ड ने भी इसको भी नहीं एक्सप्लेन किया है। ठीक है भाई, दो बातें नहीं समझाई है, नहीं समझाई क्या बड़ी बात है, इतना कुछ तो समझा दिया कि नाभिक में प्रोटॉन रह रहा है, इलेक्ट्रॉन रह रहा है, और सॉरी प्रोटॉन रह रहा है, न्यूट्रॉन रह रहा है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, बहुत है इतना। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया, रदरफोर्ड मॉडल भी अच्छे से समझ में आ गया, है ना। कहानी की तरह चैप्टर मजा आ रहा होगा। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कैथोड रे था, एनोड रे था, न्यूट्रॉन डिस्कवरी हो गया, थॉमसन मॉडल, थॉमसन को प्रूव करने गए तो कुछ नया ही निकाल के लिया है। ठीक है, आगे बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।